नमस्कार। कार्यक्रम खुला आकाश में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज खुला आकाश में हम बात करेंगे महिला उद्यमिता के बारे में। भारतीय समाज जो है वो बदलाव के दौर से गुजर रहा है और यही बात महिला उद्यमिता के मामले में भी परिलक्षित होती है। अपनी उपस्थिति से, अपनी भागीदारी से आज महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी नई पहचान, अपनी उपस्थिति जो है वो सुदृढ़ करती हुई नजर आती हैं। और आज कार्यक्रम में हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में हैं अंजना कुमारी जी, जो धीरे धीरे महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी नई पहचान, अपनी मजबूती के साथ जो है वो सुदृढ़ करती हुई नजर आती हैं। अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस कार्यक्रम में बुलाया। जी, आपसे बातचीत, दर्शकों को मैं सबसे पहले बता दूं कि अंजना जी जो है वो अभी हाल फिलहाल जो कोरोना का दौर गुजरा है उसमें उन्होंने शुरुआत की है, बिजनेस वर्ल्ड में नई पहचान अपनी गढ़नी शुरू की है। लेकिन इनका इंटरेस्ट जो है वो बहुत बैक से है, बहुत पहले से है। ये कैसे कैसे शुरुआत हुई, अंजना जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसा आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि आपकी जो शादी है वो काफ़ी कम उम्र में हो गई और आज अब बिजनेस वर्ल्ड में एक लंबे दौर के बाद आपने शुरुआत की। कैसे कैसे शुरुआत हुई, कैसे इंटरेस्ट हुआ आपका? देखिए, मैं शुरू से अपनी कहानी बताती हूँ आपको जी। मेरी शादी लगभग 20-21 वर्ष की उम्र में हुई थी जी। और चूँकि मैं घर में सबसे बड़ी लड़की थी तो मेरे बाद ही और बहनों की नंबर आनी थी, इसलिए और ये जो पेंटिंग सीखने की बात है तो ये मैं शौकिया तौर पे शुरू में गैर सरकारी संस्थान से इसको सीखा था। और जब मैं शादी के बाद आई तो मेरे ससुर जी जो हैं वो जब जाने कि हाँ ये लड़की को पेंटिंग में रुचि है, उन्होंने पूछा कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। तो एक वहाँ से मेरा रास्ता खुला और फिर उस समय लड़कियाँ सीखने आती थी और मैं उन्हें सिखाती थी। तो उस समय का जो दौर था, लड़कियाँ शौक़ के तौर पे इसको लेती थी, शौकिया तौर पे उसे सीखती थी और सीख कर बस अपने घर के सजावट में उसको यूज़ करती थी। ऐसा नहीं था कि उसको सीख लिया और सीख कर फिर हम उसे कुछ अर्न करना चाहें, यानी कि हम एक बिज़नेस के रूप में उसको लाएं। फिर धीरे धीरे समय बदलते गया, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र होते रहा, इधर उधर के शहरों में हम लोग की भागदौड़ चलती रही। इस दौरान मेरा ये पेंटिंग का करियर पीछे छूट गया। उसके बाद फिर मैंने एक जॉब किया जिसमें मैं शिक्षिका के रूप में काम करती थी, लेकिन वो जॉब मुझे बहुत रास नहीं आया क्योंकि उस जॉब में मैंने पाया कि यहाँ पे शोषण था। जी। और एक 9 to 5 वाली जो जॉब होती है उसमें बंद के रह जाना और अपने बच्चों को समय ना देना, ये मुझे गंवारा नहीं था। फिर मैंने उस जॉब को छोड़ दिया और फिर हम लोग पटना शिफ्ट हो गए, यहाँ आ गए अपने घर पे। यहाँ आने के बाद वो कोरोना का दौर आया जिसमें हम लोग भी बुरी तरह से फंसे। हम सब कोविड से गुजरे, बहुत डिप्रेशन से गुजरे। और उसी दौरान जब लॉकडाउन था, जब मन बहुत बेचैन हो रहा था तो मेरे पति ने कहा कि आप जो पेंटिंग का काम शुरू करती थी उसको फिर से शुरू कर सकती है ना। जी। जो इस तरह से सोचना है, सोचने का मतलब है डिप्रेशन में और चले जाना, तो उसको फिर से शुरुआत करिए। तो एक तरह से वो मेरे बैकबोन है, मेरे हस्बैंड है, मेरे फ्रेंड है और सबसे पहले तो वो मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने जो भी रास्ता दिखाया मुझे अच्छा लगा। मैंने घर से ही अपना सजावट का काम शुरू किया। जैसे मैंने अपने बेडरूम को कलर किया तो उसमें जो पेंटिंग बनाई उसकी लोगों ने काफ़ी सराहना की। लोगों ने कहा कि आप बहुत ही अच्छा कर रही हैं, इसको और अच्छा करिए। फिर हम लोग धीरे धीरे कुछ क्रिएटिविटी की ओर बढ़े। फिर जो घर में पुराने बेकार की चीज़ें थे उसका इस्तेमाल किया, जैसे बैम्बो का। घर में बैम्बो था, उसको कटवा करके उसको पेंटिंग करके पॉट, प्लांटर ये सब रूप दिए। यहाँ तक कि हमने जो नारियल का पानी पिया उसको भी हमने प्लांटर बनाया और उसे लोग बहुत पसंद किए, इतना ज़्यादा, और मुझे इतना प्रोत्साहन मिला कि फिर मैंने उसे करियर के रूप में सोचने का शुरू किया। और इसी तरह से मेरा ये सिलसिला आगे बढ़ा और आज मैं एक व्यवसाय के रूप में इसे लेकर चल रही हूँ और भगवान की कृपा है कि अभी तक अच्छा जा रहा है सब। जी। ये जो कोरोना का वक्त गुजरा है दर्शकों, हम सबके लिए चैलेंजिंग रहा है। कई तरह की मानसिक, शारीरिक और प्रताड़नाओं से गुजरा है। लेकिन कई बार ये कहते हैं ना कि हिडन ब्लेसिंग हो जाती हैं चीज़ें। ये जो वक्त गुजरा अंजना जी के लिए, जो कोरोना का काल था, इन्होंने फिर से अपने शौक़ को रिन्यू किया और इस शौक़ को सिर्फ शौक़ तक सीमित नहीं रखा, इसे आज ये बिज़नेस के रूप में इन्होंने आगे बढ़ाया। अंजना जी, जैसे कि आप बता रही थी कि आप पहले भी बच्चियों को सिखाया करती थी। आपने जो शुरुआत की थी पेंटिंग, बच्चियों को शादी के बाद आपने सिखाना शुरू किया था और उसके बाद लंबे समय गैप के बाद आपने फिर शुरुआत किया। उस दौर और इस वक्त के दौर में क्या अंतर आप पाती हैं? बहुत ज़्यादा अंतर है।
उस समय ये ऑनलाइन वाला ज़माना नहीं था। उस जी। समय लोग सरकारी या गैर सरकारी संस्था में सिर्फ शौकिया तौर पे सीखते थे। बिजनेस के रूप में इसको लेके सब कोई आगे नहीं बढ़ता था। लेकिन आज क्या है, आज कोई इसे शौकिया तौर पे नहीं सीख रहा है। जैसे मैं अपने अनुभव से कहना चाहूँगी कि आज जो भी मेरे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं, जो मेरे साथ वो अचार बड़ी पापड़ में सहयोग कर रही हैं, जी। तो देखती हूँ कि उन लोग का इंटरेस्ट ये नहीं है कि हाँ मुझे इनसे सिर्फ काम सीख के फिर घर चले जाना है। नहीं, वो धीरे धीरे वो आइडिया लेती हैं, दीदी अब क्या करिएगा, अब कैसे इसको पैकिंग करिएगा, क्या होगा, वो सारा डिटेल उनको मैं समझाती हूँ। और उसमें से जो 2 महिलाएं हैं उनमें वो सिलाई बहुत अच्छा करती थी। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ करती अपने लिए करती थी। लेकिन मुझसे सीखते सीखते फिर उन्होंने इसे अपने व्यवसाय के रूप में शुरू किया और आज वो अपने मोहल्ले की लड़कियों का सिलाई का काम शुरू कर दी है और उनका उधर से भी काम चल रहा है और वो मेरे भी काम में सहयोग दे रही है। तो इस तरह से अगर नज़रिया की बात करें तो हर कोई आज कोई बैठे नहीं रहना चाहता है। जी। और अभी का समय भी है, औरतों की आधा आबादी है, हम लोग आधा आबादी आधा से ज़्यादा ही होने जा रहे हैं। जी। तो अगर आप सोचिए कि अगर महिलाएं अगर बैठ जाएंगी तो फिर देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी। और देश की तो बाद में सोचते हैं, पहले अपनी सोच लेते हैं। तो अगर सहयोग नहीं देते हैं, अगर हमारा योगदान नहीं होता है, तो आप समझ सकती हैं कि एक सीमित आय से तो गुजारा नहीं हो सकता है। जी। तो इससे क्या होता है कि एक तो कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा आप काम में बिजी होती हैं तो आप डिप्रेशन की शिकार नहीं होती है, तीसरी बात कि आपको अपना हुनर निखारने का मौका मिलता है। आपको लगता है कि हाँ ये मेरा अस्तित्व है, मैं एक नारी हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जी। जिस चीज़ में आपकी एबिलिटी है तो आप कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो समय बहुत बदल गया है, लोगों की सोच बहुत बदल गई है। जी, वही तो मैं कह रही थी दर्शकों की, जो भारतीय समाज है वो बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जैसा कि अंजना जी भी बता रही थी कि शुरुआत में अगर मुझे याद है कि एक समय ऐसा था कि जब हम चीज़ें सीखते थे, ड्राइंग, पेंटिंग या सिलाई कढ़ाई, ये अपने शौक़ के लिए, अपने घर को सजाने के लिए या अपने हुनर को बढ़ाने के लिए सीखते थे। लेकिन आज एटीट्यूड में परिवर्तन आया है और आज महिलाएँ या बच्चियाँ जो है वो सीख के इसे प्रोफेशन के रूप में किस तरह से स्वावलंबी बने, उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़े, ये सोच में परिवर्तन आया है। और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि आज महिलाएं अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए जो है उनकी सोच में आया है, उनकी जो हृदय परिवर्तन हुआ है, उनकी मानसिकता बदली है और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। अंजना जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा भी है, महिलाओं की सोच में किस तरह से परिवर्तन लाया जा सकता है क्योंकि जैसे आप जो जिन चीज़ों को करती हैं उस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें महिलाओं का इंटरेस्ट होती है, बच्चियों की इंटरेस्ट होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं कि अच्छा इसे बिजनेस के रूप में शुरू करना है। कहाँ लगता है कि आपको क्या चीज़ें हैं जो रोकती हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आपको नज़र आती हैं? देखिए, अगर इस तरह की बात पे विचार करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं के साथ। जी। सबसे पहले तो है कि एक तो वो घबराती हैं आर्थिक स्थिति से कि वो इन्वेस्ट कैसे करें। अगर वो बिजनेस के रूप में लाती हैं तो पैसों की प्रॉब्लम आती है उनके पास, आर्थिक स्थिति। अगर आप बात करती हैं सुविधाओं की, लोन लेने की, फिर उसमें भी एक रिस्क है कि अगर बिजनेस ना चला तो ये रिस्क वाला भी प्रॉब्लम आता है। दूसरा है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाला कोई होना चाहिए, जो कि अगर वो कभी की नहीं है, उनके अंदर से इच्छा हो रही है पर अगर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फैमिली का सपोर्ट हो या फिर जो भी सामाजिक जो भी सपोर्ट हो, एक सपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है महिलाओं के लिए जो उनको आगे बढ़ाने में हेल्प कर सके। और तीसरी बाधा ये आती है कि अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी है, तो वो हर चीज़ को समझ नहीं सकती हैं। अगर वो हर चीज़ को नहीं समझती है तो कहीं ना कहीं वो शोषित होती है और फिर वो थोड़ा आगे बढ़ती है और फिर वो साथ भी उनको रास्ते नहीं समझ में आते, पीछे भी चली जाती है ना। थोड़ा आगे बढ़ी, उनका काम आगे नहीं चला, फिर वो पछताती हैं कि अरे मैंने बेकार शुरू किया, इतना इसमें खर्च भी कर दिया, कुछ हुआ भी नहीं, फिर वो बैक हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं जो महिलाओं को झेलनी पड़ती है। अगर एक एक पॉइंट करके बात करें तो हमारी बात काफ़ी लंबी होने वाली है, पर ये बाधाएं ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए मैं इसे बहुत छोटा में यही कहना चाहती हूँ कि हर महिला को हौसला रखनी चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस तो रखना बहुत ज़रूरी है, हिम्मत रखना ज़रूरी है। और सबसे पहले कि अपने माइंड सेट करें कि हाँ मुझे करना क्या है। अगर करना है तो फिर डरना नहीं है।
जी, हौसला बुलंद रखें, ये कीवर्ड है कि अपना माइंड क्लियर रखें कि हाँ मुझे करना है और इस क्षेत्र में करना है। पेशेंस देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज़ें जो है वो एक बार एक फ्लरिश नहीं कर जाती हैं, एक बार एक आप सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकती हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रास्ते बनते हैं। अंजना जी, आपके मामले में की बात की जाए तो आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या दिक्कतें आई और किस तरह से आप आगे बढ़ रही हैं? चैलेंजेस वही इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो भी होता है, जी। सबसे बड़ी चैलेंज है महिलाओं में यही आती है कि अभी तक मुझे कोई भी मैंने मदद नहीं लिया। जैसे लोन की बात आती है कि बहुत सारे लोन की सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार की ओर से बहुत सारी स्कीमें हैं, तो हर स्कीम का लाभ हर महिला को मिलना संभव नहीं होता है। देखने में ये स्कीम बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान लगता है, पर अगर लेकिन आप इसको तुरंत आसानी से नहीं पा सकती हैं। इतनी सारी कार्रवाई करनी पड़ती है, उसके बाद आपके सारे पेपर्स जमा करने होते हैं। फिर आपको ये अगर आपको बिज़नेस को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आपको जीएसटी का जो भी आ गया, तो जीएसटी के लिए तो आपको हर कोई नहीं सोच सकता है ना। हम हर महीने रिटर्न फाइल करना, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा बिज़नेस अभी शुरू हुआ और हम इस काबिल बन गए कि हम रिटर्न फाइल कर सकें, तो इस वजह से भी हमारा काम अटकता है। जी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है। तो आप जो मार्केटिंग करती हैं, जैसे क्योंकि आपने बताया जीएसटी का नाम लिया, इसलिए मैं विशेष कर पूछना चाहूँगी, आपकी जो मार्केटिंग है लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आपके जो क्रिएटिव आइटम्स हैं या जो भी अचार बड़ी पापड़ जो भी आप काम करती हैं, वो कैसे लोगों तक पहुँचाती हैं, कैसे? क्योंकि आपने कहा कि आप ऑनलाइन बिजनेस पे फोकस है, क्योंकि आपकी शुरुआत हुई है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से शुरुआत कर रही हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें रुकावटें आती हैं, कैसे आप मार्केटिंग को आगे बढ़ाती हैं? मैं वही बता रही थी कि जो मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, तो इसमें मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मेरा पूरा बिजनेस अभी उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे ही टिका हुआ है। अच्छा अच्छा। उसी से, और दूसरा है कि एक दूसरे से लोग जानते हैं कि हाँ वो ये काम कर रही हैं, उन्हें मेरा काम पसंद आया तो वो दूसरे लोगों तक बात को पहुंचाती हैं। तो इस तरह मौखिक रूप से भी मेरा प्रचार प्रसार होता है जी। और उसके अलावा मैं एक उद्योग संघ से भी जुड़ी हूँ, महिला उद्योग संघ से जुड़ी हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग का स्टॉल लगता है। स्टॉल में बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है और उससे हमारी पहचान बनती है और हमें कुछ मार्केट भी मिलता है वहाँ से। लेकिन ये जो ऑनलाइन की बात है, इसके लिए मुश्किल होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट को देना चाहती हैं तो उसके लिए आपको जीएसटी अनिवार्य है जी, और हर कोई इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो यही रुकावटें मेरे साथ भी है। अभी भी मेरे पास भी अभी कोई जीएसटी नहीं है, पर मैंने अप्लाई किया है क्योंकि अब मुझे लगता है कि शायद मैं कर सकती हूँ। एक जोखिम तो है, तो जोखिम तो उठाना है, बिजनेस करना है तो जोखिम तो उठाना पड़ेगा। तो मैंने अप्लाई किया हुआ है, आगे बढ़ना है। जी, तो कुछ दिन बाद मेरा भी ऑनलाइन ये सब शुरू हो जाएगा वेबसाइट के जरिए। जी, आज ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही जो है वो काफ़ी फेमस हो गया है और हर कोई, खासकर के कोरोना का जो वक्त गुजरा हमारा, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग को जो है कई पंख लग गए हैं। सब कोई जो है वो कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ऑनलाइन खरीदारी की जा सके, चाहे वो कपड़ों की हो, घर के सजावट के सामानों की हो, खाने पीने खाद्य पदार्थ आइटम हो, फुटवेयर्स हो, हर चीज़ के लिए हम ऑनलाइन मार्केटिंग की ओर बढ़ रहे हैं। और महिला उद्यमिता का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग है, जिसमें अंजना जी कोशिश कर रही हैं और काफ़ी हद तक आगे बढ़ी भी हैं। बहुत कम समय इसमें, लेकिन बहुत अच्छी प्रोग्रेस इनकी हुई है। शिक्षा, क्योंकि ऑनलाइन आज का जो ज़माना है वो स्मार्टनेस का है, क्योंकि ऑनलाइन डील कर रही है तो आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको मालूम होने चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा इसमें आपको क्या लगता है कितना अहम रोल निभाती है? देखिए, शिक्षा का तो अहम रोल हर जगह है जी। अगर आप शिक्षित हैं तो तभी आप बहुत आगे तक जा सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग कम शिक्षित लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो पढ़े लिखे ही ना हैं, हुनर तो सब में कुछ ना कुछ तो भगवान ने देकर भेजा है। कोई खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, वो टिफ़िन का बिजनेस कर सकती हैं, भले वो पढ़ी लिखी ना हो। लेकिन रोड़ा यही, अशिक्षा जो है ना, वो कहीं ना कहीं बाधा बनता है, जिसे या तो वो बहुत चीज़ को जान नहीं पाती हैं, समझ नहीं पाती हैं, तो फिर उनका काम आगे नहीं बढ़ पाता है, वो उतने ही दायरे में सिमट के रह जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ एक स्कूल होना चाहिए, ये मेरा अपना सोच है कि जहाँ पे कोई एज का कोई लिमिट ना हो, जहाँ पे कोई डिग्री की बात ना हो, जहाँ की औरतों की जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जिस तरह वो अपने को दक्षता जिसमें प्राप्त करना चाहती हैं, उस चीज़ में वो जाएं, एक ट्रेनिंग लें।
अगर वो ट्रेनिंग लेती हैं तो वो बहुत आगे बढ़ती हैं। जी। ट्रेनिंग लेकर किसी काम को करना, एक होता है कि मैंने अचार तो बना दिया, मैंने पेंटिंग्स तो बना दी, पर इसको मुझे भेजना है, किसी दूसरे के पास भेजना है, उसको डिलीवर करना है, मैं कैसे करूं, कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। जी। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार जो हम किस तरह कर सकते हैं। अब जो बूढ़ी हो गई हैं वो तो फिर अब तो पढ़ने जाएंगी नहीं जी। जिनकी एज काफ़ी हो गई है वो तो स्कूल जा नहीं सकती हैं, तो उसमें वो महिलाएं उनका सहयोग करें जो शिक्षित है। अगर आपके घर कोई मेड आती है, अगर वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, तो हमारा फ़र्ज है कि हम उन्हें इस तरह से शिक्षित करें। शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि डिग्री लेना है, कि आपको डिग्रीधारी बनाना है। शिक्षित का मतलब कि हम उन्हें जागरूक करें, बताएं कि हाँ दुनिया इस तरह से आगे बढ़ रही है, आप भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये भी एक शिक्षा का प्रचार प्रसार लोगों के माध्यम से हो सकता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कि आपने फला कोर्स कर लिया आपके पास डिग्री है, ये नहीं। शिक्षा का अर्थ ये भी होता है कि आप जागरूक होइए, आपके समाज में अगल बगल क्या हो रहा है, साथ ही आप अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो किन वेज को अपनाएं, कहाँ जाएँ, किसके पास मिले, कौन से चीज़ों में आगे बढ़ा जा सकता है, इस तमाम चीज़ों के बारे में जागरूक तभी इंसान हो सकता है जब आप शिक्षित हो। शिक्षा बहुत अहम रोल निभाती है, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि अपने आसपास, जैसे कि अन्ना जी भी कह रही थी, अगर आपके घर में कोई मेड आती है उन्हें जागरूक बनाइए, साथ ही अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि हमारे समाज में आज भी जो महिला बच्चियों की जो पढ़ाई है वो कई बार देखा गया कि स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है, 10th 12th तक करने के बाद जो है पढ़ाई उनकी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। शिक्षा बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। अगर शिक्षा कंटिन्यू की जाए तो बहुत हद तक सोच में परिवर्तन आता है, समाज के विचारधारा में भी परिवर्तन आता है। आप चर्चा भी कर रही थी और मैं भी जानना समझना चाहूँगी, सरकार की कई नीतियां हैं, कई स्कीम्स हैं, लोन्स हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये कितने हेल्पफुल हो सकते हैं महिलाओं को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने में या महिला उद्यमिता के क्षेत्र में? देखिए, स्कीम तो बहुत सारी हैं जी, और स्कीम बहुत हेल्पफुल हो ही सकती हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम को वो शॉर्ट आउट होता है इसके ज़रिए, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। लेकिन यही विषय है कि ये हर के लिए नहीं है संभव, सबके पहुंच से बाहर का चीज़ है ये। अभी जो इतनी सारी स्कीम आई, महिला उद्यमिता करके जो ऋण की योजना आई है, जिसमें 10 लाख का लोन दिया जा रहा है, 50% सब्सिडी है इसमें, तो ये तो बहुत ही अच्छा स्कीम है। लेकिन इसका फ़ायदा सबको तो नहीं मिला, कुछ को मिला है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि स्कीम तो बहुत है लेकिन सब तक नहीं पहुँच पाती। ये क्या तो लगता है, ये जो रुकावट आ जाती है? थोड़ा सा लचीला होना चाहिए। अच्छा, रुकावटें बहुत सारी है, बहुत सारे आपको पेपर्स जमा करने होते हैं, बहुत बार बैंकों के चक्कर लगाने होते हैं। तो अगर एक महिला है तो अगर वो अपने परिवार को भी देख रही है, अपने बच्चों को देख रही है, और प्लस उनको अगर बैंक की चक्कर लगाना पड़ जाए, तो फिर ये उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और ख़ास करके महिला अगर पढ़ी लिखी ना हो तब तो फिर और भी मुश्किल हो जाता है कि कहाँ जाएं, किससे मदद लें, कहाँ से शुरुआत करें। ये बहुत बड़ी समस्या उनके लिए हो जाती है, क्योंकि इसलिए अंजना जी का ऐसा विचार है कि थोड़ी जो प्रोसेस है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की हो या लोन्स की हो, ये थोड़ी लचीली होनी चाहिए, थोड़ी ईजी गोइंग होनी चाहिए, ताकि महिलाओं तक उसकी रीच हो सके। जी, और इसमें जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं उनके लिए आप जैसी महिलाएं बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। अंजना जी, आपके साथ भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ के काम कर रही हैं, आपने उन्हें भी स्वावलंबी बनाया है, ये कैसे संभव हुआ, कैसे सोच में आया? मैंने कहा ना कि पहले मैं सिर्फ अपना ये आर्ट एंड क्राफ्ट का क्लास चलाती थी, फिर धीरे धीरे मैंने अचार का बिजनेस शुरुआत किया। ये अचार मैंने अपनी मम्मी से लिया। अच्छा। जैसे मेरी मम्मी ने लॉकडाउन में ही अचार का काम शुरू किया था, क्योंकि पापा मेरे बिजनेसमैन थे और लॉकडाउन की वजह से उन्हें बहुत घाटा सहना पड़ा और वो बहुत डिप्रेशन में चले गए और बीमार रहने लगे। तो उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए मम्मी ने कहा कि इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका बिज़नेस नहीं है तो हम भी तो कुछ कर ही सकते हैं। फिर उन्होंने ये अचार का काम शुरू किया। पापा बहुत खुश हुए, क्योंकि उनका बढ़ने लगा था। अचार महल्ले के बाद वो दुकानों तक जाने लगा था। अच्छा। लेकिन डिप्रेशन मेरे पापा को ले गया। अच्छा। वो नहीं रहे। इसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, अब मुझसे ये अचार नहीं होगा, क्योंकि अचार में पापा बहुत ज़्यादा वो खुश थे। उनको लग रहा था कि ये कुछ कर लेगी, ये आगे बढ़ जाएगी मम्मी के बारे में जी। लेकिन मम्मी मेरी बहुत अभी फ़िलहाल वो दुखी है, निराश है और मुझे अपने पापा का सपना को पूरा करना था।
तो मैंने वहाँ से फिर उनका वो अचार का काम मैंने शुरू किया। तो अकेले में थक जा रही थी, आर्ट एंड क्राफ्ट का भी, अचार का भी। फिर इसमें फिर इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने आइडिया दिया कि इसको फिर आगे बढ़ाना है। अच्छा। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए फिर मैंने इसमें बड़ी का काम किया, पापड़ बनाया, बड़ी बनाया। और उसके बाद महिलाओं की ज़रूरत पड़ी, अकेले आप कितना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। फिर मैंने एक महिला को जोड़ा, 2 महिला को जोड़ा, ऐसा करके मेरे पास कुछ महिलाएं हो गई हैं। हम लोग सब मिलके इकट्ठा बनाते हैं और इसको फिर मार्केट में देते हैं, आसपास के दुकानों में देते हैं, अपने वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं, और उससे जो इनकम आता है उसमें थोड़ा उनका भी शेयर होता है। जी। तो वो मार्केटिंग एक चैलेंज होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा चैलेंज है जी। मार्केटिंग सबसे बड़ा चैलेंज कहेंगे जी। तो ये आप किस तरह कर पाते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप एक दायरा है मोहल्ले का जिससे आप आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो कैसे आप तय करेंगे, क्या क्या पैमाने हैं उसके? मुझे लगता है कि ये जो GST वाला प्रॉब्लम मेरा शॉर्ट आउट होगा, फिर मेरा ये ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो जाएगा वेबसाइट के थ्रू। जी, जी। तो धीरे धीरे ये मार्केट पकड़ लेगा। फिर क्या होगा कि हम लोग इसको मॉल में भी दे सकते हैं जी, अलग अलग जगहों पे दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये GST ही सबसे बड़ी रुकावट अभी आ रही है, और मैं इंतज़ार में हूँ कि कब मेरा ये काम पूरा होता है और मैं अपना बिजनेस को दौड़ा सकूँ। अभी तो मैंने चलना शुरू किया है, दौड़ अभी बाकी है। जी बिल्कुल, चलना शुरू किया है, दौड़ अभी बाकी है। और यही बात मैं हर महिला से कहना चाहूँगी जिनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, ये सोच है कि वो कुछ करना चाहती हैं। तो अभी शुरुआत हुई है, हौसले को मत छोड़िए पीछे, पेशेंस के साथ, वक्त के साथ चीज़ें जो है बेहतर होती हैं। एक बार एक सक्सेस तो नहीं मिलती, खास करके बिजनेस वर्ल्ड में वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप पेशेंस रखती हैं तो ज़रूर आगे बढ़ती हैं। एक अहम बात और आती है कि जब मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात होती है तो कंपटीशन बहुत होता है। आप बेहतर कर सकें, बेहतर आपकी पहचान हो, औरों से प्रोडक्ट बेहतर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो महिलाएं, खास करके जो घरेलू महिलाएं हैं, वो कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकती है, कैसे, क्योंकि उनके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, स्किल की कमी होती है, तो किस तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आपको लगता है होने चाहिए ताकि ये चीज़ें जो है आगे बढ़ सकें? इसी के लिए मैंने कहा था कि एक ऐसा ट्रेनिंग का व्यवस्था होनी चाहिए औरतों के लिए, कि जहाँ की वो जाके एक ट्रेनिंग ले सके कि हाँ, अगर मैं बनाती हूँ, अब जैसे पैकेजिंग की बात होती है, पैकेजिंग कैसे करूँ, या फिर मशीनें लगानी हैं, मशीनें कहाँ से लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, इन सब का आइडिया उस ट्रेनिंग के दौरान दिया जाए। इसके बाद ही फिर अच्छे रूप में। और दूसरी बात रहा कि कंपटीशन का मार्केट है, तो कंपटीशन तो हर जगह है, कंपटीशन तो हर जगह भरा पड़ा है, लेकिन आप उसमें भी अपनी बुद्धिमत्ता से जी आगे टिक सकती हैं। टिकना नहीं है, सिर्फ बढ़ भी सकती हैं। अब जैसे कि अगर बात करें कि अगर स्वाद की बात आती है, खाने पीने का आइटम बनाते हैं, अगर वो प्योर है जी, तो उसमें स्वाद तो आना ही आना है, तो लोग आपकी ही चीज़ों को पसंद करेंगे। ठीक है, वो दूसरी भी चीज़ें लेंगे, तीसरी भी लेंगे, चौथी भी लेंगे, लेकिन जहाँ पे उनको पूरी प्योरिटी के साथ मिलेगी सामग्री, तो उसको वो बार बार लेना चाहेंगे। तो कस्टमर आपके इसके द्वारा भी बनते हैं। और अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो जितनी सफाई से आपका कला है, कला तो बहुत सारे हैं, तो जो भी आप कला दिखा रही है, अगर उसमें आपके हाथ की बहुत अच्छी सफाई होती है तो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं जी। तो बिल्कुल, लेकिन इसके ईमानदारी का काम होना चाहिए, ईमानदारी का काम होना चाहिए, साथ ही पेशेंस के साथ आपको वक्त देना होगा। वक्त के साथ ही चीज़ें जो है वो राह पकड़ती हैं और आगे बढ़ती हैं। महिला जब एक काम करने आगे बढ़ती है तो कई ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आपकी राह में भी आए, लेकिन महिलाएं अगर काम करती हैं तो उनकी खुद की स्थिति में, परिवार की स्थिति में और समाज की स्थिति में, देश की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर आ सकता है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले कि महिलाएं में कॉन्फिडेंस आता है जी, वो बहुत कॉन्फिडेंट अपने को पाती हैं, लगता है कि हाँ, उन्हें उस समय समझ में आता है कि मैं क्या हूँ। सिर्फ महिला को एक रूप दे दिया गया है नाड़ी का जी, है ना, नाड़ी, साड़ी, ये सब महिलाओं का रूप है। तो इस रूप से वो बाहर जब निकलती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा भी जीवन औरों की तरह है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए। तो सबसे पहला तो एक कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, उनका स्मार्टनेस निखरता है, वो स्मार्ट बनती हैं, वो 4 लोगों के बीच में बैठ के अपनी बातों को रख सकती हैं, बातें कर सकती हैं। तीसरा बात करेंगे कि उन्हें नॉलेज होता है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगर आप ज्ञानी बनेंगे
तभी तो आप फिर आगे बढ़ेंगे। जी यहाँ पे शिक्षा वाली जो बात आती है, ये क्या है, एक तरह से हमारे ज्ञान को डेवलप करता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रुकावट समाज है कि औरत जब घर से बाहर निकलती हैं तो आज भी अगर वो फैमिली में है, तो आज भी अगर वो 9 to 5 की जॉब कर रही हैं, तो लोग एक्सपेक्ट यही करते हैं कि अगर वो 5 बजे आती है तो 5 बजे आती है तो 7 बजे से खाना तो बना ही सकती है। लेकिन यहाँ पे सोच बदलनी होगी। यहाँ पे है कि अगर वो 5 बजे आती है तो वो भी तो थकी हारी आती है, वो भी बहुत कुछ झेलते आती है, तो परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि उसे एक कप गर्म चाय तो मिल जाए। या अगर वो 5 बजे की जगह कभी 6 बजे पहुँचे तो उसे लोग नाराज़गी ना जताएं, सपोर्ट करें। मेरे कहने का मतलब कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। जी आज भी महिलाओं को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। महिला कितनी भी आगे बढ़ गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पारिवारिक ये सब दबाव में या फिर सामाजिक दबाव में, लोग क्या कहेंगे, अरे तुमको तो आना था 6 बजे, तुम आ रही हो 8 बजे, ऐसे कैसे चलेगा, लोग क्या कहेंगे। ये सारी बातें औरतों को झेलनी पड़ती है। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली या फिर उसके नीचे के तबके के महिलाओं लोगों की बात किसी भी करती क्लास है। की हो तो लगभग ये रहती है, क्योंकि हाँ, घर की नहीं, जिम्मेदारियां रहती जहाँ है। जहाँ शिक्षा है, जहाँ सभी कोई शिक्षित है, जी। मैं नहीं समझती हूँ क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये शिक्षा का जो असर आ रहा है, जी तो ये आपको साफ समझ में आएगा कि कहाँ के किस लेवल के लोग किस तरह सोचते हैं और किस तरह के लेवल के लोग किस तरह से सोचते हैं। यानी कि फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। काम की शुरुआत करने के लिए, काम को कंटिन्यू रखने के लिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर एक महिला काम, जैसे मैंने तो कई बार देखा है अंजना जी कि अगर पुरुष और स्त्री दोनों ही वर्किंग है तो महिलाएं आती हैं सीधे किचन में मूव करती हैं और जो पुरुष है वो रिलैक्स मूड में होता है कि भाई गर्म चाय तो अब परोसी जाएगी। क्यों, महिला भी तो साथ में काम करके आ रही है, कभी उसको भी ये सुख नसीब हो कि उसे भी चाय मिले आके। तो ये सपोर्ट, ये सोच में परिवर्तन जो है, छोटी छोटी चीज़ें ही सही लेकिन बहुत हेल्पफुल होती हैं और ये आपकी मानसिकता को दर्शाती हैं, साथ ही साथ किसी भी महिला को काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अर्थव्यवस्था में, भारतीय अवस्था में, हमारे समाज की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का स्वावलंबी होना कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आधा आबादी तो हम ही लोग हैं। बिल्कुल। तो इसी से आप सोचिए कि अगर हम ही सभी कोई बैठ जाते हैं तो फिर देश की आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था क्या होगी। तो इसके लिए हर नारियों को जागरूक होना पड़ेगा। मैं बस हर नारी से यही कह रहूँगी कि हर नारी, हर घर की हर नारी जो है वो कुछ अपना व्यवसाय के रूप में छोटे ही तौर पे करें, बहुत छोटे से करें, पर वो शौक को व्यवसाय में लाएं ज़रूर। इससे उनकी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है, उनकी अपनी जो अर्निंग होती है उसका एक अलग मज़ा है। जी, मैं यही दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि उद्यमिता एक ऐसा क्षेत्र है जो आप अपने समय के अनुसार, अपनी कुवत के अनुसार और अपने निर्धारित समय में कर सकती हैं। आपको 9 to 5 का जॉब नहीं है, किसी के प्रति अब जवाबदेही नहीं है। तो अगर आप उद्यमिता के क्षेत्र में, आपके अंदर हुनर है तो हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। अंजना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप जो हमारी तमाम बातें हुई हैं उसने आपको कहीं ना कहीं उत्साह से भरा होगा, अंदर से कॉन्फिडेंस दिया होगा कि आपके अंदर जो हुनर है उसे भी आप आगे निखार सकती हैं और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। अगले अंक में हम फिर एक ऐसे ही खास विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हमारा पता नोट करें, क्योंकि हमें आपके विचारों का, आपके व्यूज़ का बहुत इंतज़ार रहता है। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमारे ईमेल ID पे भी हमें लिख सकते हैं, director.ddkpatna@gmail.com। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे एक ऐसे ही खास मेहमान और एक ऐसे ही खास विषय के साथ। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।